प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम राजा और किसान नगर की लास्ट क्लास है। आज इसमें गुप्त काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुप्त काल की समय सीमा है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। देखिए, गुप्त साम्राज्य तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में स्थापित और छठी शताब्दी ईस्वी तक रहा। ठीक, अब देखिए, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को, यानी गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने किया। लेकिन क्या होता है? चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका वास्तविक संस्थापक? तो गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो श्री गुप्त ने किया। ठीक, अब देखिए, गुप्त काल की महत्वपूर्ण कुछ विशेषता थी। इसमें क्या होता है? प्रतिष्ठित हिंदू देवता का आगमन होता है। और क्या होता है? पत्थर पर नक्काशी। फिर से एक बार दोहरा के सुन लीजिए। गुप्त साम्राज्य इस समय सीमा 320 से 550 ईस्वी तक और गुप्त साम्राज्य तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक स्थापित और छठी शताब्दी ईस्वी तक रहा। और इसको जो है भारत का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। किस साम्राज्य को? गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी श्री गुप्त ने किया था। और जो वास्तविक संस्थापक था इसका कौन था? क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक ना। इसमें क्या होता है? पत्थर पर नक्काशी की गई और प्रतिष्ठित देवी यानी प्रतिष्ठित हिंदू देवता का आगमन होता है इस काल में, गुप्त काल में। प्यारे साथी, ठीक ना। अब देखिए, जो भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, भारत का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। ठीक ना। स्वर्ण युग किस लिए इसको जो है स्वर्ण युग का काल कहा जाता है? गुप्त काल को, यानी गुप्त साम्राज्य को। ठीक ना। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल। कैसा काल भैया? स्वर्ण युग ना। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण युग ना का काल क्यों कहा जाता है उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। ठीक है साथियों, देखिए स्वर्ण युग काल। अब देखिए, इसमें क्या होता है? तमाम देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान ना, कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उल्लेखनीय विकास होता है। ठीक ना। उल्लेखनीय विकास होता है। ठीक, विकास होता है। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। स्वर्ण युग का, गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है क्योंकि इसमें कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और भैया साथ ही साथ प्रौद्योगिकी का विकास होता है। इसीलिए
गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। ठीक, अब आगे चलिए देखिए गुप्त काल के शासक। ठीक, गुप्त काल के शासक कौन कौन थे, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। ठीक ना, चलिए देखिए आगे। अब देखिए गुप्त काल के शासक, गुप्त काल के क्रम वाइज देखिएगा ना। गुप्त काल के शासक सबसे पहले कौन थे, श्री गुप्त। इसके बाद घटोत्कच। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो थे उनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या, समुद्रगुप्त। इसके बाद रामगुप्त। क्या भैया, रामगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी ना, विक्रमादित्य, या कहिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या कहिएगा चंद्रगुप्त सेकंड। अगला है जो है कुमार गुप्त, और जो लास्ट थे भैया उनका नाम था स्कंद गुप्त। फिर से गुप्त काल के शासक में श्रीगुप्त हो गए, इसके बाद घटोत्कच, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये सब जो थे भैया गुप्त काल के शासक थे। ठीक, फिर से एक बार देखिए गुप्त काल के शासक में, गुप्त काल में जो स्थापना हुई थी किसने की, श्री गुप्त ने। वास्तविक जो संस्थापक थे कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। ठीक, अब आगे चलिए देखिए अगला देखिए भैया जो है, अगला जो है गुप्त कालीन इतिहास जानने के स्रोत की कैसे मतलब गुप्त काल के बारे में चर्चा हुई ना, उसका भी इतिहास जान लीजिए। ठीक, चलिए देखिए गुप्त काल यानी गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत। गुप्तकालीन, कैसे कालीन, गुप्तकालीन ना, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत। ठीक भाई, किसी के, हाँ, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के बारे में स्रोत। अब कैसे जानेंगे कि गुप्त काल था, कैसे इसका समय सीमा था, क्या था, इन सब के बारे में देखिए। अब देखिए कैसे जानेंगे, साहित्य से हमें जो है गुप्त कालीन के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर दूसरा अभिलेख हो गया ना, क्या हो गया, अभिलेख। इसके बाद तीसरा है मुहरें ना। इसके बाद है चौथा मुद्राएं ना, मुद्राएं यानी सिक्के वगैरह जो थे उस समय चला गया था ना। पांचवा स्मारक। छठवा जो है विदेशी ना, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत नंबर 1 साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं, इसके बाद मुहरें, स्मारक, फिर क्या है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब देखिए साहित्य में क्या क्या साहित्य था ना, इन सब देखिए साहित्य के बारे में फिर देख लीजिएगा आप लोग ना। साहित्य में कैसे कैसे जानेंगे। अब देखिए साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बातें थी कालिदास। क्या थे, कालिदास का भैया, कालिदास का जो रघुवंशम था, कालिदास द्वारा रचित, ऐसे लिखिए ना, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, और एक
था भैया, उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम एक साहित्य हो गया। इससे रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम से हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। वायु पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है, 18, इसको जानते रहिएगा। और उसके बाद है ब्राह्मण पुराण ना, ब्राह्मण पुराण। इन सब से क्या होता है, हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, विशाख दत्त, किसके द्वारा, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्तम किसकी, विशाख दत्त की का भी, विशाख दत्त का, देवी चंद्रगुप्तम, और एक रचना थी उसका नाम था मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ना। और विशाख दत्त की, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस से हमें क्या होता है, गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए चौथा देख लीजिए, शूद्रक। शूद्रक, शूद्रक की, शूद्रक में जो मतलब हाँ, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छ ना, मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छ कटिकम से हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत साहित्य हो गया था। तो साहित्य में क्या है, हमने कालिदास के बारे में देखा, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम से हमें जो है गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद वायु विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण, फिर ब्राह्मण पुराण से हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त क्या लिखे थे, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इससे क्या होता है, हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर लास्ट है शूद्रक। शूद्रक ने क्या लिखा था, मृच्छ कटिकम, इससे क्या है, हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती। ओके, अब चलिए आगे देखिए, अगला अगला है अभिलेख, ठीक ना, अभिलेख। एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और हाँ, चैनल को भी थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए भैया, अगला है अभिलेख। अभिलेख ना, अभिलेख देख लीजिए, अभिलेख, अभिलेख, ठीक। स्रोत में दूसरा है अभिलेख। अभिलेख देखा शिलाओं का भैया, शिलाओं व ताम्र, जो तांबे पे लिखा जाता है, ताम्र पत्रों पर अंकित अभिलेख, ताम्र पत्रों पर अंकित अभिलेख, एक हो गया। फिर से अभिलेख में शिलाओं जो पर लिखा जाता था, ताम्र पत्रों जो तांबे पर लिखा जाता था, इन सब के बारे में हमें जो है गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का प्रयाग, प्रयाग एवं एरण ना अभिलेख, इससे भी हमें जो है जानकारी मिलती है, ठीक। अब अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली अभिलेख, कैसा अभिलेख, महरौली अभिलेख ना, महरौली अभिलेख। इन सब से हमें, इन अभिलेखों के माध्यम से हमें गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक ना। साहित्य हो गया, अब अभिलेख हो गया। शिलाओं व ताम्र पत्रों पर अंकित अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग एवं एरण का अभिलेख, और चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख। इन सबसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब चलिए देखिए, अगला है स्मारक। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है स्मारक, ठीक ना। स्मारक, स्मारक में जैसे तिगवा कहाँ है, तिगवा जबलपुर में है, ये सब ना। चलिए देखिए,
स्मारक देख लीजिए, स्मारक, स्मारक, ठीक। स्मारक, स्मारक नंबर 1 है तिगवा। क्या है? तिगवा, जबलपुर ना, जबलपुर, तिगवा जबलपुर। यहाँ का है विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु, विष्णु मंदिर। अगला है भूमरा। प्यारे साथियों, अगला क्या है? भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। और अगला जो स्मारक है वो स्मारक है देवगढ़ का। कहाँ का? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, ठीक। अगला है नचन, नचन कुठार न का शिव मंदिर, शिव मंदिर। अगला है भीतर गांव, भीतर गांव कहाँ है? कानपुर ना, भीतर गांव कानपुर का ईंटों का मंदिर, ईंटों का मंदिर, ठीक है साथियों। अगला स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ। कैसा स्तंभ? भीतरी स्तंभ। और लास्ट है अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख, जो कि दिल्ली में ना, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली, महरौली लौह, जो कि लोहे से बना हुआ है ना, स्तंभ, स्तंभ। ये कहाँ है? दिल्ली में। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। स्मारक में तिगवा, तिगवा जबलपुर का इस कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। भूमरा का कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। देवगढ़ का कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। नचन कुठार का जो है शिव मंदिर। और भीतर गांव कानपुर, जो कि यहाँ जो है ईंटों का मंदिर है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ। और प्यारे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक। अब आगे चलिए देखिए अगला। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए स्मारक में ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर में जरूर पूछता है, ठीक ना। अब चलिए देखिए कुछ विदेशी यात्री आए थे उस समय ना गुप्त काल में। फाहियान थे, ह्वेनसांग थे, ठीक भैया। क्या थे? फाहियान और ह्वेनसांग ना। गुप्त काल में जो यानी गुप्त साम्राज्य में कुछ विदेशी यात्री आए थे। विदेशी यात्री कौन कौन से? देख लीजिए, फाहियान ना, फाहियान और ह्वेनसांग, ह्वेनसांग थे, ठीक ना। ये कब आए थे? 399 ना, और 414 ईस्वी तक ना रहे थे। कौन? ये 399 से 414 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए अगला है फाहियान। फाहियान कब आता है? 630 ईस्वी से 630 ईस्वी से 645 तक, ठीक। इन दोनों का मकसद क्या था? ये कौन थे? कहाँ से आए थे? चीन से आए थे ना, चीन से आए थे। यहाँ आए थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे ना, बौद्ध धर्म की क्या लिए थे? दीक्षा लिए थे। कौन कौन? फाहियान और ह्वेनसांग। अब देखिए ये लोग, इनका मकसद क्या था? सुन लीजिए। एक, दोनों की बात है, एक चीनी बौद्ध भिक्षु ना, बौद्ध भिक्षु, भिक्षु थे ना, जो जो गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत आया था ना, भारत आए थे, ठीक है। फिर से देख लीजिए। फाहियान 399 से 414, ह्वेनसांग 630 से 645 ना। ये लोग क्या थे? चीनी यात्री थे, ठीक,
चीनी यात्री थे जो कि गुप्त साम्राज्य में भारत आए थे। और क्या थे? चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ये गुप्त साम्राज्य के दौरान क्या होता है, भारत में आते हैं और क्या करते हैं? इनका महत्वपूर्ण कार्य था कि वह बौद्ध धर्म वह बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का अध्ययन न बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और भारतीय भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास संस्कृति मतलब सभ्यता संस्कृति को जानने के उद्देश्य से भारत आए थे। ठीक ना? फिर से देख लीजिए, चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग कहाँ के थे? चीन के थे। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे और जो कि गुप्त साम्राज्य में भारत में आते हैं। और इनका मेन मकसद क्या था? भारत की कल्चर, भारत की व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, इन सब के बारे में क्या है अच्छे से अध्ययन किए। और बौद्ध धर्म का मेन चीज, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और भारतीय इतिहास की संस्कृति को जानने का उद्देश्य था। और उस उद्देश्य से कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक ना? ठीक, एक बार देख लीजिए। हाँ, अब आगे चलते हैं। अगला है मौर्य गुप्त साम्राज्य का पतन। कब भैया? सॉरी, मौर्य निकल जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन। किसके पतन के बारे में? गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में देख लीजिए ना। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण जिसका प्रारब्ध होता है उसका अंत निश्चित होता है। ठीक, अगला देखिए नंबर 1, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या हुआ? ह्यूणों का आक्रमण। किसका आक्रमण? ह्यूणों का आक्रमण। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, पैसे की कमी, आर्थिक गिरावट। क्या हो गया? आर्थिक गिरावट। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कमजोर शासक। क्या थे भैया? कमजोर शासक। चौथा, राजवंशीय मतभेद इत्यादि। ठीक, एक बार फिर से, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण ह्यूणों का आक्रमण, आर्थिक गिरावट, कमजोर शासक, राजवंशी मतभेद इत्यादि। ठीक, अब आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा ना। अब आज जो राजा और किसान नगर था इसका टॉपिक खत्म होता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? चलिए देखिए, प्रयाग प्रशस्ति ना। नंबर एक भैया, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो थे भैया उनका नाम था हरिसेन। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात, इंडिका, ये सब पुस्तक है। इंडिका पुस्तक के लेखक जो हैं मेगस्थनीज हैं। ठीक, अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनका नाम है कौटिल्य कहिएगा चाहे चाणक्य कहिएगा ना। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला तीसरी, गहपति, पेपर ऊपर बहुत पूछता है। गहपति ना, गहपति क्या होता है? गहपति घर का, कहा भैया? गहपति घर का क्या होता है? मुखिया होता था। ठीक, और वह घर की महिलाओं का बच्चों
कामा 9 करोड़, 9 करोड़ कामा दासों पर नियंत्रण रखता था, पर नियंत्रण रखता था। फिर से एक बार, प्रयाग प्रशस्त, हरिसेन, इंडिका, मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, गहपति का होता था, गह का मत, गहपति घर का मुखिया, और ये क्या करता था, महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर क्या रखता था, नियंत्रण रखता था। एक चीज और, अगला चौथा, कुषाण वंश, कौन सा वंश, कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे उनका नाम था कनिष्क, क्या था, कनिष्क। कुषाण वंश के सबसे महानतम जो राजा थे उनका नाम था कनिष्क। एक गद्दी पर कब बैठते हैं, 78 ईस्वी में, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला है पांचवा, प्रभावती, प्रभावती गुप्त या गुप्ता, कहीं 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 पर गुप्त भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पर गुप्ता, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रभावती गुप्ता परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आया था, ठीक ना। अब देखिए प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता जो है चंद्रगुप्त का भी ध्यान सुनिएगा, प्रभावती, प्रभावती गुप्ता ना, आरंभिक, आरंभिक भारत के, आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य थे ये ना, महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। प्रयाग प्रशस्त के रचनाकार हरिसेन, हरिसेन, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, गहपति का मतलब होता है घर का मुखिया, और कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे उनका नाम था कनिष्क ना, कनिष्क। एक कब गद्दी पे बैठे थे, 78 ईस्वी में। प्रभावती गुप्ता कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, प्यारे साथियों, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।